हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण को पढ़ा था। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। इसको हम लोगों ने पढ़ा। तो आज का हमारा प्रकरण है संबंध बोधक अव्यय। तो आज हम लोग संबंध बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? ऐसे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच लगकर संबंध को बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उसके संबंध को बताते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संबंध बोधक मतलब संबंध को बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध को बताते हैं। जैसे राम के अलावा सब आ गए, तो के अलावा इसमें क्या है? संबंध बोधक है। चलिए यहाँ पर लिखकर देखते हैं। दूसरा आज हम लोग पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द संबंध बोधक। जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले वाक्य संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे राम के अलावा, इसमें देखिए राम के अलावा सब आ गए, सब आ गए। इसका मतलब इसमें जो के अलावा है, राम से और सब का संबंध जोड़ा जा रहा है। के अलावा ये संबंध बोधक है। संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं, के पहले, के और, के तरफ, के अलावा, के अनुसार, के बदले, के साथ, के संग आदि उसमें आते हैं। के पास, के सामने। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ विशेषता देखते हैं। जैसे माता जी घर के भीतर हैं, माता जी घर के भीतर हैं। इसमें कौन सा अव्यय है आप सबको बताना है? भीतर, के भीतर। माता जी का घर से संबंध है, माता जी घर के भीतर है, तो इसमें कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। इसी तरह से और उदाहरण देखिए, माता जी भीतर है। भीतर मतलब अंदर, घर के अंदर। अगर कर दिया जाए माता जी भीतर है, यहाँ घर के भीतर मतलब माता जी का घर से संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ संबंध बोधक हो जाएगा। और दूसरे में है माता जी भीतर है, तो इसमें कौन सा अव्यय है? भीतर। तो ये क्या हो जाएगा? ये आप लोगों ने पढ़ा है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़े हैं, क्रिया विशेषण, और इसके 4 भेद। तो भीतर है तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। इसी तरह मेरे स्कूल के सामने पीपल का पेड़ है, तो स्कूल के सामने, तो इसमें क्या आएगा? संबंध बोधक आएगा। गीता यहाँ आ रही है, मतलब गीता यहाँ आ रही है, तो ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अब हम लोग इसमें संबंध बोधक पदों का एक परिचय देखते हैं। जैसे वह बच्चों के साथ मेला देखने गया, वह बच्चों के साथ, देखिए इसमें ये वाक्य देखिए,
वह बच्चों के साथ, वह बच्चों के साथ मेला देखने गया, मेला देखने गया। तो के साथ, वह बच्चों के साथ हमारा कौन सा अव्यय है बताइए। इसमें हमें पदों का परिचय देना है, पद परिचय बताना है, पद परिचय। ये जो वाक्य है इसमें पद परिचय हमको देना है कि वह बच्चों के साथ मेला देखने गया। इसमें के साथ का हमें पद परिचय निकालना है। तो के साथ का क्या आएगा, जैसा कि आपको बताया गया है कि जब भी पद के तो 5 भेद होते हैं, ये आप सभी को याद हो गया होगा। तो जब हम वाक्य को देखेंगे तो इसमें ढूंढेंगे सबसे पहले कि जो रेखांकित है, जिसका हमें पद परिचय बताना है, वह संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, क्या है, जो है उसी के आधार पर हमें करना है। जैसे अगर संज्ञा है तो बार बार ये बताया जा रहा है, इसको आप लोग एकदम दिमाग की डायरी में नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, रटिए नहीं, समझना है। संज्ञा है तो उसमें आपको लिंग वचन कारक बताना है, सर्वनाम है तो भी लिंग वचन कारक बताना है, और विशेषण है तो लिंग वचन और विशेषण के प्रकार, और क्रिया है तो लिंग वचन और काल, अव्यय है तो केवल अव्यय के भेद। तो आप लोग अव्यय पढ़ रहे हैं ना, अविकारी शब्द, तो इसमें के साथ क्या है, संबंध बोधक है, तो इसका पद परिचय हमें बताना है। तो अव्यय में हमें केवल पद परिचय में एक ही चीज बताना होगा, प्रकार, संबंध बोधक। इसमें के साथ क्या है, वह और बच्चों के साथ, वह का बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है, कौन सा इसमें अव्यय है, संबंध बोधक। बस अव्यय में केवल अव्यय के भेद ही लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संबंध बोधक अव्यय। इस तरह से हम लोग अव्यय का पद परिचय निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। अब तीसरा जो अव्यय हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। इसमें भी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें क्या होता है, दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे उमेश और विनीत खेल रहे हैं, और, परंतु, ताकि, लेकिन, ठीक है, चाहे, इन सब चीजों से हम वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उमेश और रमेश, उमेश और रमेश खेलते हैं, खेलते हैं। इसमें और क्या है, और जो अव्यय है समुच्चय बोधक है, क्योंकि ये जोड़ रहा है दो वाक्यों को। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक पदों का हम एक पद परिचय निकालते हैं, जैसे मनीष और मिताली। देखिए यहाँ पर पद परिचय, पद परिचय देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय देखिए। जैसे क्या बोले हैं, मनीष और मिताली, मनीष और मिताली संयुक्ता के घर गए, संयुक्ता
गए। ठीक है, संयुक्ता के घर गए परंतु वह घर पर नहीं थी। परंतु वह घर पर नहीं थी। अब इसमें ये जो और है क्या है, समुच्चय बोधक, और ये परंतु क्या है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मनीष और मिताली संयुक्ता के घर गए परंतु वह घर पर नहीं थी। तो इसमें और परंतु का आपको पद परिचय देना है। और परंतु का पद परिचय दीजिए। तो क्या है पद परिचय? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। और परंतु क्या है, ये भी दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। आ गया समझ में? समुच्चय का मतलब जोड़ना। चलिए अब अगला हम देखेंगे विस्मयादि बोधक। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से। अब अगला हम देखेंगे विस्मयादि बोधक। जोड़ने में आपको बता रहे ना कौन कौन से शब्द आएंगे, और, किंतु, परंतु, लेकिन, ताकि, ये सभी। चलिए अगला देखिए विस्मयादि बोधक। चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय में जैसे आश्चर्य, कोई आश्चर्य वाली बात आती है इसमें क्या होता है, जैसे जो अव्यय विस्मय, घृणा, हर्ष, लज्जा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मय बोधक और वाचक भी बोलते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे हमें आश्चर्य हुआ, अरे आप आ गए, शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, वाह क्या बात कही है। अगर हमें लिखना है तो हम वाह लिखकर, मतलब हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है, वाह लिखकर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे क्या बात कही है, वाह क्या बात कही है, कुछ खुशी का अनुभव होगा। तो ये हमारे विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसके अंतर्गत और क्या क्या आएंगे? आश्चर्य के लिए ओह, अरे, क्या, मतलब अरे ये क्या हो गया। हर्ष के लिए वाह, खूब, बहुत खूब। अगर हमें खुशी मिलती है तो हम इसके लिए ऐसे ही बोलेंगे वाह। और शोक के लिए हम बोलेंगे हाय, उफ। प्रशंसा के लिए बोलेंगे शाबाश, सुंदर, बहुत अच्छा। घृणा के लिए बोलेंगे छी, हट, धिक। संबोधन के लिए बोलेंगे अरे, ओ, हे। चेतावनी के लिए बोलेंगे सावधान, होशियार, बचो, हटो। स्वीकृत के लिए बोलेंगे ठीक, अच्छा, जी हाँ। तो अब हम विस्मयादि बोधक पदों का भी परिचय देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय में हमें क्या करना है? केवल अव्यय के भेद ही लिखना है पद परिचय में। तो विस्मयादि बोधक अव्यय में जो पद परिचय है, एक उसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। जैसे लिख दिए वाह क्या बात कही है, इसी को ले लीजिए। इसमें वाह है, मतलब देखते ही हम पहचान जाएंगे कि वाह को रेखांकित किया गया है। इसका मतलब वाह का हमें क्या निकालना है? पद परिचय। तो वाह का निकालना है तो हम लिख देंगे कौन सा अव्यय है, बस अव्यय के प्रकार लिख देंगे। वाह में हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है, बस इसी को लिख देना है, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसको लिख देंगे प्रकार में विस्मयादि बोधक अव्यय। किसके लिए है ये भी लिख सकते हैं, मतलब वाह क्या बात कही है, खुश होकर कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हर्ष के लिए। इसी
अव्यय, और मतलब इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इसको भी लिख सकते हैं, केवल ये भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। उफ कितनी गर्मी है, मतलब पीड़ा का अनुभव हो रहा है, दर्द का, तो हम यहाँ लिख देंगे पीड़ा। बस इसको भी कॉपी में अपने नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक बचता है निपात। निपात में क्या है उसको भी देख लेते हैं। निपात क्या होता है? अच्छे से समझिएगा बच्चों, निपात क्या होता है। पांचवा है निपात। निपात का मतलब ही, भी, तो, जो कि किसी वाक्य में आता है और शब्दों को बल प्रदान करता है। जैसे जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, मतलब बल प्रदान करते हैं, पद पर विशेष बल देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, मुझे भी आम खाना है। मुझे भी आम खाना है। तो इसमें मुझे भी आम खाना है, ये भी अव्यय है, लेकिन इस वाक्य में दिया गया है मुझे भी आम खाना है, तो यही भी जो है निपात है, अव्यय है। लेकिन बल किस पर प्रदान कर रहा है? मुझे पर। मुझे पर क्या कर रहा है? बल प्रदान कर रहा है। और भी क्या है? ये निपात है। समझ में आ गया होगा? मतलब हम बोल रहे हैं कि मुझे भी आम खाना है, तो ये जो भी निपात लगा है इसकी वजह से मुझे पर बल प्रदान हो रहा है। और दूसरा उदाहरण देखिए, मुझे आम भी खाना है। मुझे आम भी खाना है, इसमें अर्थ बदल गया। ये भी अव्यय तो लगा, लेकिन बल किस पर प्रदान कर रहा है? आम पर। आम पर बल प्रदान कर रहा है, और भी क्या है? निपात है। अगर इस निपात को हम लगा दिए तो आम पर बल प्रदान कर रहा है। इस वाक्य में मुझे भी आम खाना है, मतलब मुझे पर बल प्रदान कर रहा है और भी निपात है। इसमें मुझे आम भी खाना है, आम पर बल प्रदान कर रहा है और भी निपात है। आ गया होगा समझ में? और इसका जो कुछ प्रमुख निपात हैं, ही, तो, तक, भी, नोट कर लीजिए। प्रमुख निपात वो लगते हैं ही, तो, ही, तक, भर, मात्र, ये सभी निपात हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता, कहीं भी लगते हैं और वाक्य में जब लगते हैं तो शब्दों पर बल प्रदान करते हैं। चलिए निपात पदों का भी एक परिचय हम लोग देख लेते हैं। पद परिचय, निपात पदों का एक पद परिचय देख लेते हैं। केवल पद परिचय में क्या करना है? अव्यय पढ़ रहे हैं तो पदों का भेद ही लिखना है। जैसे लिख दिए, मीरा तक मेरी बात नहीं मानती। ध्यान से देखिए, मीरा तक मेरी बात नहीं मानती, पूर्ण विराम। इसका मतलब ही, तो, भी, भर, तक, मात्र ये सभी अव्यय है। तो मीरा में तक दिया है, तो तक क्या है? अव्यय है, निपात है। मीरा तक मेरी बात नहीं मानती, कहा जा रहा है तक जोड़ने पर मीरा को बल प्रदान मिल रहा है, और तक निपात है। मीरा तक मेरी बात नहीं मानती, तो इसमें पद परिचय दीजिए। तक का पद परिचय आप निकालेंगे तो हो जाएगा, तक क्या है? निपात है। तक निपात है। और ये मीरा क्या है? मीरा संज्ञा है, तो संज्ञा पर बल प्रदान कर रहा है निपात। ठीक है, संज्ञा पर बल प्रदान कर रहा है।
इसी तरह होगा। आपने यह काम ही तो करने को कहा है। अब इसमें देखिए ही तो क्या है, ही और तो इसका निकालना है पद परिचय, तो ही तो निपात है और ये काम मतलब काम करने को कहा है तो काम पर बल प्रदान कर रहा है। एक उदाहरण और देखिए, वह मुझे जानता भर है, तो भर क्या है, निपात है, भर का निकालिए निपात है और जानना क्रिया है, मतलब जानता पर बल प्रदान कर रहा है। तो इसी तरह से हम लोग विभिन्न पदों का व्याकरणिक परिचय निकाल सकते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। एक उदाहरण और देख लीजिए, इसके बाद आप लोग अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए एक उदाहरण में हम लोग देखेंगे विभिन्न पदों का व्याकरणिक परिचय। विभिन्न पदों का व्याकरणिक परिचय। मतलब इसमें आपको क्या कर रहा है कि जितने भी पद होंगे उनका आपको व्याकरणिक परिचय निकालना है। जैसे कामिनी पुस्तक पढ़ रही है, ध्यान से देखिएगा, कामिनी पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें आपको विभिन्न पदों का पद परिचय निकालना है। सबसे पहले कामिनी का निकालेंगे, फिर पुस्तक का निकालेंगे, फिर पढ़ रही है का निकालेंगे। तो कामिनी संज्ञा है, नाम है, तो हम क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कामिनी पुस्तक पढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा, रही है। तो संज्ञा में हमको क्या क्या निकालना है, संज्ञा में लिंग वचन और कारक। लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, और वचन क्या है, पढ़ रही है, कामिनी पुस्तक पढ़ रही है तो एक वचन, और कारक क्या है, कामिनी कर्ता का। बस इतना ही हमें निकालना है पद परिचय में। अब पुस्तक का हम पद परिचय कैसे देंगे, पुस्तक क्या है, पुस्तक कामिनी पुस्तक पढ़ रही है, तो ये पुस्तक जो है ये भी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, पुस्तक बहुत सारी होती है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और कारक कौन सा है, पुस्तक कर्म कारक है, कर्म कारक। इसी तरह पढ़ रही है क्या है, क्रिया है। तो आपको पता है क्रिया के अंतर्गत क्या क्या निकालते हैं, क्रिया के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम और काल निकालते हैं। ठीक है, सॉरी, लिंग वचन और काल निकालते हैं। तो पढ़ रही है क्रिया है, कौन सी क्रिया है, पहले ये हम देखेंगे। कामिनी पुस्तक पढ़ रही है, मतलब क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। उत्तर मिला, तो ये हमारा सकर्मक हो जाएगा, सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म है, सकर्मक क्रिया। और लिंग कौन सा है, रही है, स्त्रीलिंग। वचन कौन सा है, एक वचन। और काल बताइए कौन सा है, पढ़ रही है, मतलब वर्तमान काल। तो इस तरह से इसको आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो अब आपका पद परिचय वाला प्रकरण समाप्त हुआ।
जितना भी वीडियो बनाया गया है सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जहाँ न समझ में आए वहाँ पूछिए। तो सबसे पहले जब आप पद परिचय निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पद के जो 5 भेद हैं उनको याद करेंगे और उसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं। जब कोई वाक्य होता है तो उसमें जब रेखांकित करके पूछा जाता है तो आप ढूंढेंगे कि इसमें क्या है। जब आपको मिल जाए तो उसी के अंतर्गत आपको पद परिचय निकालना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया पद परिचय अच्छे से समझ में आया होगा। आप सब इसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें, समझने का प्रयास करें। जहाँ कोई समस्या हो वहाँ बताइए, समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।